अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से जा रही होगी। चलिए हम बात करेंगे आज एनवायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में, जो कि आपका टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, टेस्ट नंबर 13 जो है, और इसकी हम आज अब क्वेश्चंस की एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो आपका पूरा टेस्ट का स्केड्यूल है आप अपने स्क्रीन पर देखते होंगे, और इसी में से ये जो टेस्ट नंबर 13 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दैट्स एनवायरमेंटल सैनिटेशन, और इसी का हम आज एनालिसिस भी करेंगे। और ये पूरी टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए या पूरा कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम बढ़ेंगे आगे, सीधे जो अपना पहला क्वेश्चन है दैट इज यहाँ पर एनवायरमेंटल प्राइमरली एम्स टू, चलिए जी, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्राइमरली एम्स टू, ये जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन का क्या मतलब होता है, क्लियर है? तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब होता है? हॉस्पिटल बेड्स को इंक्रीज करना, कंट्रोल करना एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, या प्रोवाइड करने हैं फ्री मेडिसिन, या प्रमोट करना है प्राइवेट क्लिनिक्स। बताइए, एनवायरमेंटल सैनिटेशन की बात हो रही है, ये सैनिटेशन सफाई की बात हो रही है। अगर एनवायरमेंट को साफ रखेंगे हॉस्पिटल बेड्स इंक्रीज होंगे क्या उससे? नो, कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्या इससे मेडिसिन फ्री आप देते हैं? सैनिटेशन मतलब सफाई, मेडिसिन देना का काम नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक्स को प्रमोट करने का काम भी नहीं है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन का प्राइमरली मकसद क्या रहता है? ये जो कंट्रोल करते हैं हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, दैट इज द प्राइमरली एम ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? सबने अच्छे से किए होंगे, मुझे उम्मीद है सबने अच्छा स्कोर भी किया होगा, क्लियर है? Which of the following is a basic sanitation need in the area? Which of the following is a basic sanitation need in a rural area? चलिए जी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बेसिक सैनिटेशन नीड है। रूरल एरियाज की बात हो रही है, हिली एरियाज की बात हो रही है, इनमें से आपको बताना है कौन सा बेसिक सैनिटेशन नीड है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। क्या सिनेमा हॉल्स की जरूरत है? गलत बात है, सिनेमा हॉल से सफाई कैसे हो सकती है? क्या सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई? बिल्कुल सही बात है। रूरल एरियाज में अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा तो बेहतर तरीके रहेगा वहां पर डिजीज को प्रिवेंट करने का। और शॉपिंग मॉल तो सैनिटेशन से कोई यहां पर जरूरत नहीं है। और इंटरनेट कैफे, बात रूरल की हो रही है, पहाड़ी इलाकों की हो रही है। बेसिक जो नीड वहां पर होनी चाहिए, दैट शुड बी सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, क्लियर है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? दैट्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग। अगर आप ह्यूमन एक्सक्रीटा का बेहतर तरीके से डिस्पोजल करेंगे, उससे आप क्या चीजें बचा सकते हैं? क्या हाइपरटेंशन बचेगा? देखिए जी, गंदगी से हाइपरटेंशन का कोई रोल नहीं है, डायबिटीज कोई रोल नहीं है, कॉलेरा का रोल है। क्यों कॉलेरा का रोल है? क्योंकि कॉलेरा जो है ये कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर से फैलती है। अगर आप सही से ह्यूमन एक्सक्रीटा को यहां पर डिस्पोज करेंगे तो बच सकता है पानी भी, बच सकता है फूड भी, और कॉलेरा से भी आप बच जाओगे। आर्थराइटिस का यहां पर रोल नहीं है। आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, विच मेथड इज यूज्ड फॉर किलिंग ऑल फॉर्म्स, विच मेथड इज यूज्ड फॉर किलिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स? कौन सा मेथड आप यूज करते हैं टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स? दो टर्म्स यहां पर आपको दिख रहे होंगे, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन।
एक में आपको स्पोर्स नहीं मरते हैं, दूसरे में स्पोर्स भी किल होते हैं। फर्क क्या है? जो कि आपका क्लीनिंग से तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं होते हैं, ये तो गलत जाएगा। स्वीपिंग, आप झाड़ू लगा लेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होंगे, ये भी यहां पर एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर बचे दो, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन वो प्रोसेस होती है, क्लीनिंग की ही प्रोसेस है, जिसको हम केमिकल्स का यूज करके बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्पोर्स भी मर जाएं। क्लियर है? यही फर्क है स्टेरिलाइजेशन में। स्टेरिलाइजेशन में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किल करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स भी। यही फर्क है स्टेरिलाइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं डिसइंफेक्शन के बारे में? बताइए कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है? कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन का क्या मतलब है? दैट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। आपके पास पेशेंट है, उसी टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आप डिसइंफेक्शन कर रहे, हम उसका नाम देते हैं कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। एक और टर्म होती है दैट्स टर्मिनल डिसइंफेक्शन। और टर्मिनल डिसइंफेक्शन का क्या मतलब होता है? आफ्टर डिस्चार्ज या डेथ या ट्रांसफर ऑफ पेशेंट। आपके पास पेशेंट था, अब उसका डिस्चार्ज हो गया है वार्ड से, या उसकी डेथ हो चुकी है, या ट्रांसफर हमने किया है दूसरे वार्ड में, अब जो हम डिसइंफेक्टेंट करेंगे यहां पर, दैट विल बी टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट इज। एक एग्जाम्पल बतानी है केमिकल डिसइंफेक्टेंट की। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं डिसइंफेक्शन के, हमारे पास फिजिकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं। क्लियर है? आपको यहां से एक एग्जाम्पल बतानी है केमिकल डिसइंफेक्टेंट की। क्या ये फेनॉल है? लग तो रहा है, सही बात है। सोप है, सोप आपका यहां पर नहीं आ सकता है। वाटर, सिंपल वाटर केमिकल तो होगा नहीं। सनलाइट, सनलाइट तो फिजिकल मेथड है, ड्राई हीट मेथड है, यहां पर तो केमिकल तो है नहीं सनलाइट। फिर सही आंसर जो जाएगा दैट विल बी फेनॉल। फेनॉल जो है दैट्स कॉमनली यूज्ड केमिकल डिसइंफेक्टेंट। फेनॉल में आपको क्रेसॉल, डिटॉल वगैरह, आपको लाइसॉल, ये सब चीजें भी मिलते हैं, तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट इज फेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? एंटीसेप्टिक्स और यूज्ड ऑन। एंटीसेप्टिक्स का यूज हम किन पर करते हैं? क्या फ्लोर्स पे, क्या फर्नीचर पे, क्या लिविंग टिश्यूज पे, या फिर रोड्स पे? देखिए एंटीसेप्टिक्स की बात हो रही है। एंटीसेप्टिक्स वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सफाई करते हैं, जो डिसइंफेक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, लेकिन उनका यूज हम लिविंग टिश्यू पे भी कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको याद रखना है। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज। जैसे आप आयोडीन या बीटाडीन, बीटाडीन आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे क्या एंटीसेप्टिक हो सकता है। या आपको जो है अल्कोहल रब मिलता है, यानी कि वो चीजें जो आप लिविंग टिश्यूज पे यूज कर सकते हैं, दैट इज एंटीसेप्टिक्स और अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज। किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इनमें से कौन सा एक फिजिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का? स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम बैक्टीरियाज को किल करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा फिजिकल मेथड है। क्या फॉर्मेलिन है, क्या ऑटोक्लेविंग है, क्या क्लोरीन है, या फिर डिटर्जेंट है? क्लियर है? क्या लग रहा है आपको सही आंसर होगा? फिजिकल मेथड की बात हो रही है। ये केमिकल है, फॉर्मेलिन केमिकल है, क्लोरीन केमिकल है, डिटर्जेंट यहां पर नहीं आएगा। और ऑटोक्लेविंग जो है दैट इज द फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यहां पर। और ये ऑटोक्लेविंग जो है ये कौन सी मेथड है? फिजिकल मेथड के अंडर भी कौन से मेथड में आता है? दैट्स मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि यहां पर स्टीम का यूज करते हैं, वो मॉइस्ट होता है, तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का आप यूज करते हैं। और यही होता है मोस्ट रिलायबल मेथड। ये जो स्टेरिलाइजेशन जो मेथड होती है, स्टेरिलाइजेशन का कौन सा मोस्ट रिलायबल मेथड रहता है? दैट इज ऑटोक्लेविंग। और यही कॉमनली यूज्ड भी होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम स्टेरिलाइजेशन जब करनी होगी तो ऑटोक्लेविंग से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्या पूछा गया था हमें? क्लोरीनेशन इज मेनली यूज्ड फॉर। क्लोरीनेशन हम मेनली यूज
यूज करते हैं, किस चीज के लिए? क्या हवा को साफ करने के लिए, क्या वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्या सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, या फिर फूड कलरिंग के लिए? फूड कलरिंग तो गलत बात है, काटो इसको, यहां पर तो कोई मतलब नहीं बनता है। सॉइल की ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोरिनेशन नहीं करते हैं, हवा को साफ करने के लिए हम क्लोरिनेशन नहीं करते हैं, बल्कि पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्लोरिनेशन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार जब आप घर में पानी पीते हैं तो उसका जो टेस्ट थोड़ा चेंज होता है, फिर हम बोलते हैं इसमें क्लोरीन डाला हुआ है। वो असल में क्या हुआ होता है? क्लोरिनेशन प्रोसेस हुई होती है वाटर को साफ करने के लिए। क्लियर है? करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डिटर्जेंट्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, डिटर्जेंट्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, डिटर्जेंट्स जो होते हैं, डिटर्जेंट्स आप प्राइमरली कब यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं? क्या ये स्पोर्स को मारता है? गलत बात है। स्पोर्स को मारने वाला कौन है? स्टेरलाइजेशन। क्या सरफेस को क्लीन करता है? सही बात है, डिटर्जेंट्स को हम यूज करेंगे, सरफेस को क्लीन तो कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। सर्जरी, बताइए डिटर्जेंट कब से सर्जरी में हम यूज करते हैं? गलत बात है, सर्जरी बिल्कुल नहीं आएगा, वैक्सीनेशन में काम ही नहीं है डिटर्जेंट का। सपोज को किल तो करेगा नहीं, ये सिर्फ सफाई करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, ठीक है ना। और सही आंसर विल बी यहां पर क्लीनिंग सरफेसेस, जो भी आपके सरफेस है उनको क्लीन करता है आपका डिटर्जेंट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोल ऑफ। जब आप एनवायरनमेंट को साफ करते हैं उसकी वजह से क्या चीजें होती है, क्या इंप्रूवमेंट होता है, वो किस में ज्यादा रोल यहां पे निभाता है? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर को बचाने के लिए? गलत बात है, जेनेटिक डिसऑर्डर का एनवायरमेंटल सैनिटेशन के साथ कोई यहां पर लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन आपको याद होगा अगर आपका एनवायरनमेंट साफ होगा तो जो डिजीज होंगे उनका स्प्रेड एक से दूसरे में जाना कम हो जाएगा। दैट मीन्स हम कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। मेंटल इलनेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंजेनिटल एनोमलीज जो कि बर्थ पे ही प्रेजेंट होते हैं उनको तो हम यहां पे कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स विल बी द करेक्ट आंसर, कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया था? इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कैन लीड टू। अगर आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट है और वेस्ट को आप सही से डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है? क्या आपका सराउंडिंग क्लीन रहेगा? जब आप साफ सुथरे नहीं करेंगे तो सराउंडिंग कैसे क्लीन रहेगा? ये तो नहीं आएगा। फिर वेक्टर ब्रीडिंग, अगर आप अपना जो सराउंडिंग है वो साफ नहीं करेंगे, पानी को इकट्ठा होने देंगे, वहां पर वेक्टर ब्रीडिंग तो हो सकती है। वहां पर वो आपने देखा होगा मच्छर उड़ते हैं वहां से, फिर डेंगू मलेरिया वगैरह भी फैल जाता है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन, आप इम्प्रॉपर करें, इट्स नॉट प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है तो आपका न्यूट्रिशन इंप्रूव यहां से नहीं होगा, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी बल्कि खराब ही होगी। क्लियर है? तो सही आंसर विल बी वेक्टर ब्रीडिंग, क्योंकि जब आप एनवायरनमेंट साफ नहीं करेंगे वहां पर जो होगा आपके वेक्टर्स की ब्रीडिंग होगी, मच्छर उठेंगे, यहां पर मक्खियां वगैरह उठेंगे, फिर वो डिजीज काज करा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट्स व्हिच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। कौन सी डिजीज इनमें से जो वाटर, अगर वाटर कंटामिनेटेड होगा, वाटर गंदा होगा, पानी गंदा होगा तो फैल जाएगी? क्या मलेरिया? नहीं जी। क्या ट्यूबरकुलोसिस? नहीं जी। क्या फिर टाइफॉइड? टाइफॉइड एक वाटर बोर्न डिजीज है, अगर कंटामिनेटेड वाटर है तो टाइफॉइड फैल सकता है। रेबीज तो डॉग बाइट से फैलता है, तो रेबीज का यहां पर कोई काम नहीं बनता है। करेक्ट आंसर विल बी टाइफॉइड। आई होप ये सारे इजी क्वेश्चंस थे, सबने बहुत अच्छे से किए होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन रूरल एरियाज। जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें अगर वेस्ट को हमने प्रॉपरली डिस्पोज करना होगा, उसका बेहतरीन तरीका क्या रहता है? ओपन डंपिंग या बर्निंग इन ओपन, खुले में आपने जला दिया है, गलत बात है। सैनिटरी लैंडफिल या फिर थ्रोविंग इन द रिवर, कोई दरिया अच्छा खासा पानी था आपने उसमें कूड़ा फेंक दिया तो गलत बात है, ये तो नहीं आएगा इसमें। क्लियर है? फिर ओपन डंपिंग, खुले में आप छोड़ो, ये भी गलत बात है। आप यहां पर बर्निंग इन ओपन, खुले में आप जला रहे हैं, वो भी गलत बात है। लेकिन सैनिटरी लैंडफिल, अगर उसको आप जमीन में एक थोड़ा सा गड्ढा खोदोगे, उसमें डालोगे कूड़ा, तो वहां पर जो है रूरल एरिया में वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है? जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंटामिनेशन भी बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेनेरियल डिजीज, इनमें से कौन वेनेरियल डिजीज है? वेनेरियल डिजीज कौन होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जरा बताइए मुझे इनमें से कौन होती है? क्या मीजल्स फैलता है? नो, मीजल्स आपको यहां पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है, मम्प्स भी यहां पर नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन दिख रही है आपको? सिफिलिस। सिफिलिस जो है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये जो सिफिलिस होती है ये आपको किस ऑर्गेनिज्म से फैलती है? ट्रेपोनेमा पैलिडम जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से ये सिफिलिस फैलती है। क्लियर है? ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्लियर है? तो यहां पर आपको याद रखना है जो वेनेरियल डिजीज जो है दैट इज योर सिफिलिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? प्रिवेंशन ऑफ वेनेरियल डिजीज इंक्लूड, अब इन्हीं वेनेरियल डिजीज को बचाना है, इन्हीं एसटीडीज को बचाना है। तो एसटीडीज को बचाने का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन करता है? क्या नीडल्स को शेयर करने से बचेंगे? नहीं, और ज्यादा होंगे। क्या अनसेफ सेक्स, अगर सेक्स सेफ नहीं होगा तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और बढ़ेंगे। यूज ऑफ कॉन्डम्स, अगर आप कॉन्डम्स का यूज करते हैं तो एसटीडीज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यही सही आंसर होगा। प्रिवेंट हमने करना है तो कॉन्डम्स का यूज करके हम एसटीडीज प्रिवेंट कर सकते हैं। सिम्टम्स को इग्नोर करके कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच वेक्टर ब्रीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर, कौन सा वेक्टर इनमें से स्टैग्नेंट वाटर जो पानी रुका हुआ होगा, जमा हुआ होगा एक टाइम एक जगह पे, उस पानी से कौन से वेक्टर ब्रीड होते हैं? उस पानी से कौन से वेक्टर उठ सकते हैं? क्या हाउस फ्लाई उठते हैं? क्या मॉस्किटो उठते हैं? क्या रैट या फिर डॉग? अगर आपने अपने आसपास देखा होगा कहीं पर भी पानी जमा हुआ होगा और उस पानी में आपने देखा होगा मच्छर उठते हैं, तो जब वो मच्छर उठते हैं तो आपको दिमाग में यहां पर स्ट्राइक होना चाहिए, सही आंसर विल बी मॉस्किटो। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर एंड स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया और डेंगी। ये जो डेंगी है या मलेरिया है ये फैलाते हैं मॉस्किटोज जो कि एक पानी से उठते हैं, ब्रीड होते हैं ये वेक्टर्स। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? दैट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं जिसकी वजह से किस चीज से आप बच सकते हैं, किस चीज से आप प्रिवेंट हो सकते हैं? फ्रैक्चर से नहीं जी, आप कितना भी साफ रहो फ्रैक्चर फिर भी होगा। बिल्डिंग से कूद गए फ्रैक्चर हो गया। ओबेसिटी, मोटापा, क्या फायदा है यहां पर? डायरियल डिजीज, सही बात है। क्यों? क्योंकि डायरियल डिजीज आपको गंदे पानी से, गंदे फूड से हो सकते हैं। तो डायरियल डिजीज आप बचा सकते हैं अगर आप अपना एनवायरनमेंट साफ रख सकते हैं। और ब्लाइंडनेस से तो यहां पर कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं तो ब्लाइंडनेस नहीं बच सकती है, ब्लाइंडनेस फिर भी होगी। क्लियर है? ओबेसिटी फिर भी होगी, फ्रैक्चर्स फिर भी होंगे, लेकिन जो नहीं होगा वो डायरियल डिजीजेस नहीं होंगे अगर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिसइंफेक्शन डिफर्स फ्रॉम स्टरलाइजेशन बिकॉज डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन अलग अलग है, ये आपस में डिफर करते हैं। किस में? कि डिसइंफेक्शन के बारे में अब बताना है आपको। यहां पर लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ नहीं है। अब डिसइंफेक्शन बोल रहा है, अब आपको क्या बोलना है? क्या डिसइंफेक्शन सारे स्पोर्स को मारता है? नहीं, मैंने पहले बताया था वो काम कौन कर रहा है? स्टरलाइजेशन। क्या डिस्ट्रॉय करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या ये सिर्फ डस्ट को रिमूव करता है? नो, वो आप स्वीपिंग से, क्लीनिंग से भी कर सकते हैं। क्या ये सेम है एज स्टरलाइजेशन? नहीं, फर्क है। डिसइंफेक्शन अलग है, स्टरलाइजेशन अलग है। स्टरलाइजेशन में स्पोर्स भी मरते हैं लेकिन डिसइंफेक्शन में स्पोर्स नहीं मरते, बल्कि कुछ ऑर्गेनिज्म को ये डिस्ट्रॉय जरूर करेगा। सही आंसर विल बी बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? विच इज अ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक इन कम्युनिटी, कम्युनिटी सेटिंग में कौन सा मोस्ट कॉमनली एंटीसेप्टिक आप यूज करते हैं? क्या ये आयोडीन सोल्यूशन है, क्या ये पेट्रोल है, कैरोसिन है या फिर पेंट है? जरा मुझे बताइए आप, पेट्रोल कब से हम यूज करेंगे अपना हाथ साफ करने के लिए? गलत बात है ये। कैरोसिन, मिट्टी का तेल तो यूज नहीं करेंगे ना। पेंट का थोड़ी हम यूज कर सकते हैं अपने कम्युनिटी में हाथ को साफ करने के लिए। ये तो सारे तीन ऑप्शन गलत जाएंगे, एक ही सही आंसर बचता है, दैट इज आयोडीन सोल्यूशन। अगर आपने देखा होगा कम्युनिटी में हम आयोडीन सोल्यूशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज द कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ओवर क्राउडिंग इंक्रीजेस रिस्क ऑफ, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी
उस टाइम पे, उस जगह पे किस चीज का ज्यादा खतरा रहता है, क्या कम्युनिकेबल डिजीजेस, सही बात है। जैसे आपने कोरोना वायरस में देखा होगा, वहां पर बोलते थे कि ज्यादा भीड़ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में डिजीज फैल सकती है। वेल्थ, पैसा, दौलत, नहीं ये तो गलत बात है। लिटरेसी, जहां पर ज्यादा क्राउड होगा वहां पर लिटरेसी, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का कोई लॉजिक नहीं है। सही आंसर विल बी कम्युनिकेबल डिजीज। ये अगर जहां पर ज्यादा भीड़ होगी वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलने के। सही आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट सेफ हाउसिंग कंडीशंस इंक्लूड। सेफ हाउसिंग, अगर आपका मकान अच्छा है, सेफ है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो हम कब बोलेंगे वो सेफ है? अगर वहां पे पुअर वेंटिलेशन होगा फिर कैसा सही है? फिर तो गलत मकान है वो। क्लियर है ना? क्योंकि अगर वेंटिलेशन ही नहीं है तो आपको ज्यादा बीमारियां हो सकती है। कोई विंडो, कोई उसमें विंडो ही नहीं है, ये तो गलत बात है। एडुकेट वेंटिलेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके मकान में वेंटिलेशन अच्छी खासी है आपको बीमारियां भी कम लग सकती है। और डैम्प फ्लोर्स, बिल्कुल आपके फ्लोर्स अच्छे गंदे होंगे, वो भी गलत बात है। सही आंसर विल बी हमारा जो सेफ हाउसिंग कंडीशन होनी चाहिए, दैट शुड बी एडुकेट वेंटिलेशन, वहां पर होनी चाहिए, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कम होते हैं। सही आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? फ्लाई कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय। फ्लाई कंट्रोल, आपको जहां पर देखना है कि फ्लाई कंट्रोल आपको कहां पर अचीव हो सकता है। अगर ओपन गार्बेज रखोगे ज्यादा वहां पे मक्खियां उठेंगी। फूड को कवर करोगे, सही बात है, वो बच सकता है। स्टैग्नेंट ड्रेन्स, अगर वहां पे बहुत ज्यादा गंदे ड्रेन्स होंगे, पानी ज्यादा जमा होगा तो मक्खियां भी ज्यादा उठेंगी। और ओपन डेफिकेशन होगा तो वहां पर ज्यादा मक्खियां होती है, आपने देखा भी होगा। लेकिन जो चीजें बचा सकती है वो आपने फूड को कवर करना है, इसकी वजह से फ्लाइज वहां पर कंटामिनेशन नहीं कर पाएंगे। सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या, दैट्स द मेन पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन इन अर्बन एरियाज इज टू। मेन पर्पस क्या है एनवायरमेंटल सैनिटेशन का? कहां पर? अर्बन एरियाज में। अब टाउन्स की बात हो रही है, सिटीज की बात हो रही है, क्या इसका मतलब पॉपुलेशन को इंक्रीज करना होता है? पोल्यूशन को, सॉरी नॉट पॉपुलेशन, क्या इसका मतलब पोल्यूशन को इंक्रीज करना होता है? नहीं, एनवायरमेंटल सैनिटेशन पोल्यूशन को कम करता है। रेड्यूस डिजीज ट्रांसमिशन, हाँ सही बात है, डिजीज का ट्रांसमिशन आपको रोकना है। प्रमोट ट्रैफिक, ट्रैफिक को बढ़ाना नहीं होता है। रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल को कम करने का कोई लॉजिक नहीं है। सही आंसर विल बी डिजीज का ट्रांसमिशन जो है वो कम करना, यहां पर सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। इनमें से कौन सा मेथड डिसइंफेक्शन नहीं है? बॉइलिंग, क्या बॉइलिंग डिसइंफेक्शन का मेथड है? यहां पर क्या बोल रहा है? नॉट अ मेथड ऑफ, नॉट अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट, जिसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। बॉइलिंग से मार सकते हैं, सही बात, मार सकते हैं। क्लोरिनेशन से भी मार सकते हैं, ऑटोक्लेविंग से भी मार सकते हैं, लेकिन सिर्फ झाड़ू देने से आपके बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। सही आंसर इधर होगा स्वीपिंग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था नॉट पूछा गया था। स्वीपिंग डिसइंफेक्शन का कोई मेथड नहीं होता, ये तीनों मेथड होते हैं। ऑटोक्लेव के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कितना, अगर 121 डिग्री पर रखेंगे 15 मिनट तक आपको चाहिए होगा फिर, और 15 एलबीएस प्रेशर रखना है। 126 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट में आपका स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा, 20 एलबीएस पे आपको प्रेशर रखना है। और 133 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रखोगे फिर सिर्फ 3 मिनट आपको लगेंगे स्टेरिलाइजेशन में, ऑटोक्लेविंग में, और 30 एलबीएस पे यहां पे लेकिन आपको प्रेशर रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर मेनली स्प्रेड बाय। बताइए, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कब होंगे? जब आपका सेक्सुअल कांटेक्ट होगा। आयर से तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होते नहीं है, पानी से भी तो होते नहीं है, सॉइल से, मिट्टी से भी तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती नहीं है, फिर किससे होते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट से। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रिवेंट्स। अगर आप ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन तरीके से रखेंगे उससे क्या बच सकते हैं? वाटर स्टैग्नेशन, सही बात है। अगर आपका ड्रेनेज अच्छा होगा, पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो ये तो बचेगा, ये तो सही बात है। एजुकेशन, ड्रेनेज अच्छा करोगे, एजुकेशन अच्छा होगा, ये तो गलत, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। एम्प्लॉयमेंट, कौन सी नौकरी मिलेगी अगर आप ड्रेनेज यहां पर सही करोगे? माइग्रेशन, कोई लॉजिक नहीं बनता है। सही आंसर क्या होगा? वाटर स्टैग्नेशन। अगर आप ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से रखेंगे तो प्रॉप से क्या बचेगा? वाटर स्टैग्नेशन, और वेक्टर ब्रीडिंग भी प्रिवेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हैंड वॉशिंग विद सोप प्रिवेंट्स। जब आप हाथ धोते हैं किससे? साबुन से, उससे क्या बच सकता है? हार्ट अटैक बचेगा? नहीं,
हार्ट अटैक कैसे बच सकता है? स्ट्रोक कैसे बचेगा? हाथ धोगे साबुन से तो स्ट्रोक नहीं बचेगा, स्ट्रोक फिर भी होगा, लेकिन डायरियल डिजीज बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरियल डिजीज होते हैं गंदे पानी से, गंदे फूड से। अगर आप अपने हाथों को साफ रखते हैं तो डायरियल डिजीज से आप बच सकते हैं। कैंसर से तो, हाथ धोने से तो बिल्कुल नहीं बचेगा, ये आप देख को पता ही होगा। ये बहुत सा आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, दैट इज व्हिच लेवल ऑफ प्रिवेंशन डज सैनिटेशन मेनली? किस लेवल का प्रिवेंशन है आपका सैनिटेशन? सैनिटेशन कौन सी लेवल का यहां पर प्रिवेंशन होता है? क्या ये प्राइमोडियल है, क्या प्राइमरी है, टर्शरी या फिर रिहैबिलिटेशन है? प्लीज ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप पढ़ के जाना एग्जाम देने के लिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो सैनिटेशन होती है, सैनिटेशन से असल में क्या बचता है? बीमारियां बचती है। अब बीमारियां बचती है तो जहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं बीमारियां बचती है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। क्लियर है? प्राइमोडियल नहीं होता। प्राइमोडियल का मतलब होता है उन एक्शंस को, यानी कि कॉजेस को भी आपने रोकना है। क्लियर है? प्राइमरी का मतलब डिजीज होने से पहले आप एक्शंस ले रहे हैं। सेकेंडरी का मतलब अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और टर्शरी लेवल का क्या होता है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन टर्शरी लेवल पे जाएगा, यहां पर सही आंसर होगा प्राइमरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हिच डिजीज इज एसोसिएटेड विद पुअर पर्सनल हाइजीन? कौन सी डिजीज एसोसिएट है पुअर पर्सनल, अपना आप पर्सनल हाइजीन सही नहीं रख रहे हैं तो कौन सी डिजीज आपको हो सकती है? क्या डायबिटीज होगा? नहीं होगा। क्या कैंसर होगा? नहीं, गलत बात है। क्या एज्मा हो सकता है? नहीं, इनमें से कोई भी लॉजिक नहीं बनता है हाइजीन के साथ। हाइजीन आपका स्कैबीज हो सकती है, एक स्किन का इंफेक्शन है, स्किन का इंफेक्शन है, तो स्किन इंफेक्शन पुअर हाइजीन से होते हैं, ये आपको पता होगा, और ये आपका बहुत आसान सा सवाल है यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल सैनिटेशन इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ? बताइए मुझे, एनवायरमेंटल सैनिटेशन किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? क्या ये हेल्थ डिपार्टमेंट ओनली? क्या सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है? नहीं, उनकी भी तो नहीं होनी चाहिए, उनकी भी है पर सिर्फ उनकी नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल ओनली, सिर्फ मेरी रिस्पांसिबिलिटी है? नहीं। फिर कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कम्युनिटी की भी साथ में गवर्नमेंट की भी, दोनों की रिस्पांसिबिलिटी है एनवायरनमेंट को साफ रखना, सिर्फ टीचर्स की ड्यूटी ये नहीं है। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चंस है। क्लियर? नेक्स्ट पे हम देखते हैं, ये आपके आज के क्वेश्चन, यस हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 30 था आपका, आज के जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही था। क्लियर है? तो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे। प्लीज मैं उम्मीद करता हूं कि सबने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। आप प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।